हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। और यह मेरा क्रैश कोर्स क्लास 10 का दनादन सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और उसके बाद ये सेकंड वीडियो रहेगा, तो इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखना होगा आपको। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है, तो आप इसको भी पूरा ध्यान में रख कर लिखिएगा कॉपी में, और साथ ही साथ आपको पढ़ना भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है कि अपने देश के प्रति प्यार की भावना या स्नेह की भावना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। लेकिन देखिए यहाँ पर इतिहास है, तो इतिहास की दृष्टि में राष्ट्रवाद का मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा कट गया। हाँ देखिए राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है आपके इतिहास में, देखिए राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक की देन है। मतलब कि जो वर्तमान में राजनीतिक चल रहा है, राष्ट्रवाद उसी का देन है, ठीक है। यह एक ऐसी भावना है, यानी राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, तो राष्ट्रवाद जो है एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, चाहे वह कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहे, उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी संस्कृति में रहे या सामाजिक में रहे, यानी कोई भी समाज में रहे, सब क्या करता है, रहने वाले लोगों में एकता बनाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि हमारा देश भारत महान है, तो यहाँ से हम लोग को मिलता है कि अपने देश के बारे में गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, यही होता है राष्ट्र के प्रति स्नेह की भावना, प्रेम की भावना, ठीक है। तो राष्ट्रवाद से देखिए यहाँ पर राष्ट्रवाद से प्रेम की भावना बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेजनी कौन था। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, मेजनी कौन था। तो इसका आंसर आपको बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। देखिए मेजनी दार्शनिक, लेखक, राजनेता तथा गणतंत्र का समर्थक था। इसका मतलब हुआ कि मेजनी जो था एक दार्शनिक व्यक्ति थे और बहुत सारे पुस्तक को भी लिखे, इसलिए वो लेखक भी थे, और राजनेता यानी लीडर भी थे, और गणतंत्र का समर्थक यानी गणतंत्र को मतलब अपना जो सपोर्ट करता था, यानी लोकतंत्र को सपोर्ट करता था। मेजनी कौन था, तो मेजनी दार्शनिक, लेखक, राजनेता तथा गणतंत्र का समर्थक था। देखिए अगला है, उनको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इटली के एकीकरण में सबसे पहले योगदान किए, इसीलिए उसे कहा जाता है इटली के एकीकरण का मसीहा, ठीक है। वह अपनी गणतंत्रवादी विचारों के लिए 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया, ठीक है। और अपनी गणतंत्रवादी विचार जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए इटली में 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही आसान भाषा में क्लियर हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, और मॉडल पेपर जो अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी आया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधाएं थे, यानी जर्मनी के जो एकीकरण था उसमें क्या क्या बाधा था उसका। तो देखिए इसका आंसर होगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थे। पहला क्या था, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों का टुकड़ा होना। सबसे मुख्य बाधा था कि जर्मनी को 300 छोटे छोटे टुकड़े भागों में बांट दिया। क्यों बांट दिया, ताकि उसे एक करने में ज़्यादा समय लगे, कठिनाई भी लगे, इसीलिए बांट दिया गया, ठीक है। तो जर्मनी क्या था, 300 छोटे छोटे राज्यों का एक टुकड़ा था, ठीक है। अगला बाधा क्या है, देखिए, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचार अलग अलग था। और इस जो छोटे छोटे 300 राज्य था उसमें भी राजनीतिक के आधार पर, सामाजिक के आधार पर तथा धार्मिक के आधार पर अलग अलग विचार था, ठीक है। उनका अलग अलग सोच था।
अगला है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और जो 300 छोटे छोटे राज्य था, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। यानी कोई भी अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ अपने जो क्षेत्र में रह रहे हैं उसी के बारे में सोचता था। इसलिए जर्मनी जो है मतलब कि जर्मनी जो ऑस्ट्रिया के जो यहाँ पर जर्मनी गुलाम था, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, चौथा कारण है, चौथा ये पर है यहाँ पर बाधा। अगला देखिए ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। यानी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, यानी ऑस्ट्रिया का कब्जा था किस राज्य पर, तो जर्मनी पर, ठीक है। और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति था, यानी मेटरनिख तो जानबे करते हैं आप लोग कि मेटरनिख जो था किसी भी मैटर में चला जाता था। तो मेटरनिख का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चौथा क्वेश्चन आपका क्या, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख ने इटली में जो शासन किया उसी युग को कहा जाता है मेटरनिख युग। देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने यूरोप में अपने शासन को इस प्रकार किया जिसे हम मेटरनिख युग कहते हैं। मेटरनिख बहुत ही कट्टर विरोधी था, ठीक है, युद्ध का कट्टर विरोधी। उन्होंने 1815 से लेकर 1848 तक शासन किया। 1815 से लेकर 1848 तक शासन किया। इसी युग को मेटरनिख युग कहते हैं। यानी 1815 से लेकर और 1848 तक के जो समय है उसको क्या कहते हैं, मेटरनिख युग। गांधी युग क्या होता है, तो 1915 से लेकर 1948 तक के युग को गांधी युग कहते हैं। समझ गए होंगे। तो मेटरनिख ने जो शासन किया उसी को कहते हैं मेटरनिख युग। अगला है वह प्रतिक्रियावादी तथा क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। वह प्रतिक्रियावादी नेता था। कैसा नेता, प्रतिक्रियावादी। और क्रांति के यहाँ जहाँ भी क्रांति होता था मेटरनिख उस मैटर में चला जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। कैसे, इसको आपको भी बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि विलियम प्रथम ही जानता था कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया है। विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी का जो एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक है ऑस्ट्रिया है। अतः विलियम प्रथम ऑस्ट्रिया को हराने के लिए अपने देश का चांसलर बिस्मार्क को बना दिया। किसको बनाया, बिस्मार्क को। इसका मतलब हुआ कि विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण का बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया है, इसलिए वह जो है ऑस्ट्रिया को हराने के लिए अपने देश का राजा बिस्मार्क को बनाया, क्योंकि उसे काफ़ी छूट भी दिया। और बिस्मार्क एक कैसा नेता था, कूटनीतिज्ञ नेता था और उसे काफ़ी छूट दिया, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था, ठीक है। यहाँ भी आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में आपको समझा देते हैं। विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी का एकीकरण का बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए बिस्मार्क को अपना राजा बनाया, अपने देश का राजा बनाया, अपने यह राज्य का राजा बनाया, क्योंकि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ नेता था। कूटनीतिज्ञ नेता का मतलब होता है कि दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करके दुश्मन को ही हरा देना, कूटनीतिक कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम दनादन सीरीज का तीसरा वीडियो जब आएगा तो इसका आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी करवा दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।